नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के संबंधित सभी प्रावधान, सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी और आप लोगों का प्यार और सहयोग की वजह से आज हमारा चैनल, जिस पे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, एक छोटी सी ही खुशखबरी है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सहयोग और बना रहे ताकि इसकी संख्या निरंतर बढ़ती रहे। बस आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चिर परिचित सगे संबंधियों, जो मित्र यार पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सभी को शेयर करें। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, साथ ही साथ लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं में संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान पर चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान वर्णित है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो कभी कभी पूछा जाता है किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो भाग 2 में। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 5 से लेकर 11। ठीक। और एक संशोधन होता है 1955 में। इसके तहत नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए जाते हैं कि नागरिकता प्राप्त किस तरह से की जा सकती है, तो 5 तरीके से। नागरिकता का समापन किस तरह से हो सकता है, तो 3 माध्यमों से। ये जो 3 और 5 का माध्यम है, 5 और 3 वाला, ये 1955 के अधिनियम के तहत व्याख्यायित किया गया, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। भारत में राज्य और नागरिक, देखिए संविधान में आप जब पढ़ते हैं तो कहीं कहीं नागरिक शब्द मिलता है और कहीं कहीं व्यक्ति शब्द मिलता है। जब नागरिक की बात होती है तो 1955 के शासन अधिनियम के तहत जो प्रावधान करके नागरिक घोषित किए गए, जिन्हें नागरिक माना गया है, वह सिर्फ नागरिक है। लेकिन व्यक्ति के तहत नागरिक और विदेशी व्यक्ति, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है वह भी व्यक्ति के दायरे में आता है और नागरिक भी आते हैं। तो व्यक्ति एक विस्तृत अवधारणा है और नागरिक उसके छोटे रूप में हो सकता है, क्योंकि यह दायरा सीमित हो जाता है। नागरिक भारतीय संविधान के तहत पूर्ण सदस्य हैं भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा है। इन्हें अधिकार भी बहुत मिले हैं, सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार मिले हैं। विदेशी में कौन है? इसमें विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु दोनों हो सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 22 में जो वर्णन मिलता है कि अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता विदेशी शत्रुओं को। मित्र को तो मिलेगा, ये सकारात्मक संबंध रखने वाले देशों में आते हैं। अगर कोई यूरोपीय देश का, मान लीजिए ब्रिटेन का व्यक्ति है, तो उसे भी कुछ नागरिकता संबंधी अधिकार, भारत में कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि संविधान के तहत 15, 16, 19, 29, 30 यह मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार जो है, ये नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी की तैयारी या कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करना सिर्फ नागरिकों का अधिकार है। भारत में स्वतंत्र रूप से बोलना, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। साथ ही साथ संस्कृति और शिक्षा संबंधी प्रावधान जो है, ये भी नागरिकों को प्राप्त है। साथ ही साथ इसके पश्चात जितने भी मौलिक अधिकार हैं आपके 12, 13, 14, फिर उसके बाद आप देखेंगे 17, 18, 20, 21 लेके 28 तक, ये सभी अधिकार व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। ठीक। तो नागरिक व्यक्ति जो होते हैं उसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल होते हैं। 26 जनवरी 1950 की स्थिति के अनुसार 4 श्रेणियां थी नागरिकता से संबंधित। 4 वर्ग थे जो नागरिकता के दायरे में आते थे।
तो अनुच्छेद 5 में पहली बार नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास मतलब निवास, डोमिसाइल जिसका रहा है, अधिवास या निवास, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसकी कंडीशन है कुछ, जैसे पहली कंडीशन यह है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। हम लोगों ने पढ़ा भारत के राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, उसमें जो भी क्षेत्र सम्मिलित हैं उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात यह कही गई है जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक्स, वह भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता वो भारत में जन्मे हो तो यह भारत का नागरिक है। तीसरी कंडीशन कही गई है कि ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक, ये याद रखिएगा, कितने वर्ष? 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में भारत का नागरिक रहा हो। अर्थात 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले कोई व्यक्ति अगर भारत में 5 वर्ष तक निवास किया है तो उसके आने वाली पीढ़ी, पुत्र या पौत्र को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो भारत में जन्म या माता पिता का भारत में जन्म हो या संविधान लागू होने पर 5 वर्ष का मूल निवासी रहा हो। ये 3 बातें याद रखिएगा अनुच्छेद 5 में कही गई हैं। क्या क्या? उस व्यक्ति का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है रामू, उसका जन्म भारत में हुआ हो 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यहाँ का निवासी रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? पाकिस्तान से आए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दोनों देशों से आदान प्रदान हुआ नागरिकों का, व्यक्तियों का। तो 19 जुलाई, ये डेट याद रखिए, कई बार पूछा गया। 19 जुलाई 1948 से पूर्व आने वाले सामान्य निवासी या उसके बाद आने वाले पंजीकृत, अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व आए हैं सामान्य, जैसे मान लीजिए भारत आ गए तो भारत के नागरिक माने गए, लेकिन अगर उसके पश्चात आ रहे हैं तो पंजीकरण आवश्यक था। यह पंजीकरण की व्यवस्था ही की गई है किसके तहत? 1955 के अधिनियम के तहत। 1955 के अधिनियम के तहत यह पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। आगे पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन या आवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है या आवर्जन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक माना जाएगा यदि, कंडीशन पहली है कंडीशन, यदि वह अथवा उसके माता पिता में से अथवा उसके पितामह या पितामही, आप सामान्य शब्दों में समझे तो पितामह और पितामही मतलब दादा दादी, और मातामह या मातामही मतलब नाना नानी। संविधान में यही शब्द लिखा गया, पितामह और पितामही और मातामह या मातामही। तो सामान्य शब्दों में दादा दादी और नाना नानी को समझिएगा। पितामह पितामही मतलब दादा और दादी, मातामह मतलब माता की तरफ से तो नाना और नानी में से कोई मूल रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में जन्मा। 1935 में जो भारत की परिभाषा संकल्पित की गई थी उस क्षेत्र में जन्मा हो। तो कौन कौन? माता पिता, दादा दादी या पितामही पितामह या मातामह मातामही या नाना नानी, ये सभी 1935 के परिभाषित भारत में जन्मे हों तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह बात कही गई अनुच्छेद 6 में। इसके साथ ही साथ एक खंड और है अनुच्छेद 6 के तहत ख,
जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है कि यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है। वह यह बताना चाहता है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व वह भारत का सामान्य निवासी रहा है, ठीक, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जबकि दूसरी कंडीशन है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है कि यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत में डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीत के द्वारा, मतलब जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे संविधान के प्रारंभ होने से पहले ऐसे अधिकारी जिन्हें सरकार चिन्हित करेगी उस प्रकार से नियुक्त किया गया, उसके पास एक आवेदन पत्र डालेंगे नागरिकता के लिए और वह आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाएगा तो वह भारत के नागरिक बन जाएंगे। या इसे कहते हैं पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वृद्धि द्वारा। इसकी परिभाषा आपको इसका विस्तृत विवरण 1955 के अधिनियम में मिलता है कि पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक, कितने, ये डेट याद रखिएगा, अवधि 6 माह तक सामान्य तौर पर भारत में निवास किया हो, ठीक, ये तो बात हो गई अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में बात कही गई है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने, विभाजन के समय कुछ लोग मान लीजिए पाकिस्तान चले गए परंतु वहाँ पे रहना नहीं चाह रहे, फिर भारत आना चाहते थे, तो उनके लिए क्या कंडीशन कही गई कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए किंतु पुनर्वास अनुज्ञा के आधार पर लौट आए 6 माह का अनिवार्य निवास करके। जैसे अनुच्छेद 5 और 6 के तहत किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रव्रजन किया, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा, मतलब एक लाइसेंस के तहत अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा अधीन या उसके अधीन की गई है। मतलब किसी नियम के तहत यदि व्यक्ति एक छूट प्राप्त करता है कि वह पाकिस्तान तो गया लेकिन वह पाकिस्तान से वापस आना चाहता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, और यदि वह नहीं आना चाहता तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक। लेकिन यह कंडीशन 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन के लिए ही लागू है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। मूल निवासी या भारतीय मूल के विदेशी निवासी, अगर कोई व्यक्ति, अभी तो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में था कि जो पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान को गए फिर वापस आए। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि ऐसे भी व्यक्ति जो भारत से बाहर हैं या पाकिस्तान के भी नहीं है, विभाजन या 1950 के पश्चात, वह भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। उनके लिए कुछ नियम हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो जिसके माता या पिता में से कोई, पितामह या पितामही या मातामही या मातामह में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा, 1935 में जिस भारत की परिकल्पना वर्णित है उस क्षेत्र में जन्मा हो, और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा, मतलब रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए भारत से बाहर निवास कर रहा है, लेकिन भारत का नागरिक माना जाएगा क्योंकि वह 1935 के शासन अधिनियम के तहत परिभाषित भारत में जन्मा है और वहाँ का नागरिक माना गया है, ठीक। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 9 में कहा गया है अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक है कोई, और स्वेच्छा से वो ब्रिटेन का नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
सीधा सीधा अर्थ में है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका का नागरिक बनना चाह रहा है, भारत का नागरिक है, और वो विदेश बिना बताए या सूचित करके भी अगर वो मान लीजिए अमेरिका का नागरिक बन गया तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 9 में। यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो अनुच्छेद 9 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों की निरंतरता, नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही बने रहेंगे। तो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है उस पर सर्वे सर्वा कौन है? संसद। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना, अर्थात इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषय उपबंध करने की समस्त शक्ति किस पे है? संसद में। तो संसद को एक अधिकार है, वह नागरिकता संबंधी प्रावधान को जोड़ सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। सारे अधिकार कौन है? उसको प्राप्त है, संसद को। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान पर एकाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है क्या? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार, जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किए गए, याद रखिएगा पाकिस्तान को जाने वाले। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 6 में कहा गया 6 में कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी। और 7 में कहा गया कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं और पुनः किसी तरीके से लाइसेंस लेके या पंजीकरण द्वारा भारत लौट आए हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो ये इस तरह से नागरिकता संबंधी सभी अनुच्छेद हैं। ठीक, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा, जबकि अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता होती है। एक व्यक्ति राष्ट्र का भी नागरिक होता है और राज्य का भी नागरिक होता है। भारत में क्या है? सिर्फ भारतीय नागरिकता। सभी व्यक्ति इन सेंस जो भारत के पंजीकरण मतलब नागरिकता संबंधी प्रावधान के तहत योग्य माने गए हैं उनको नागरिक माना गया है और वह भारत के नागरिक हैं। सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है या बिहार का, राजस्थान का, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अपवाद कुछ हैं, जैसे अनुच्छेद 16 में कहा गया संसद विशिष्ट रोजगार के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। कभी कभी आप जब वैकेंसी देखते हैं, पढ़ते हैं कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सीधा सीधा प्रावधान कर दिया जाता है वहाँ के रोजगार में कि हाई स्कूल या इंटर की बोर्ड परीक्षा आप वहाँ के बोर्ड से पास हों, तो वह निवास संबंधी एक प्रावधान हो जाता है। कुछ राज्य सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे राज्य का निवासी होना चाहिए, जैसे आंध्रा तेलंगाना है। तो ये अपवाद हो जाता है। भारतीय नागरिक हैं सभी, तो पूरे भारत में समान स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राज्य इस पर अपवाद स्वरूप नियम कानून बनाए हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? राज्य अपने निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा हुआ, कोई विशेष प्रावधान करना हुआ, विशिष्ट योजनाएं चलानी हुई, तो राज्य इसके तहत अपने लिए काम करते हैं। आप देखते हैं कि कई राज्यों में अलग अलग तरीके की योजनाएं और स्कीम चलती रहती हैं, तो राज्यों का विशेषाधिकार है, वो चलाती हैं, जबकि होना चाहिए सबके बराबर। जैसे मनरेगा में कई राज्यों में 12,000 का किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, कहीं 6,000 दिए जा रहे हैं, कहीं 9,000। तो भेदभाव तो हो रहा है किसानों के साथ। सभी किसान लगभग भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार तो अच्छा दे रही है क्योंकि भारत नागरिक हैं, तो
भारत सरकार भेदभाव नहीं करे, लेकिन राज्य क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं 6,000 अपनी तरफ से दे रहे हैं। जैसे एमपी, आपका बिहार में 3,000 सरकार दे रही, 9,000। तो ये 3,000 6,000 का जो भेदभाव है, यूपी में 6 ही मिल रहा है अभी भी। तो ये जो भेदभाव है ये अनुच्छेद 15 के तहत आता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 19 अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए बाहरी लोगों के प्रवेश और निवास का प्रतिबंध। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार प्राप्त है। उस क्षेत्र में सामान्य नागरिक जाके निवास नहीं कर सकते, उनको वहाँ पे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। विशेष संदर्भ जम्मू कश्मीर, अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में जो संशोधन अधिनियम आया अब उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनके लिए पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक विदेशी मित्र, एक विदेशी शत्रु। ठीक, अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान के तहत देखेंगे, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद की संख्या 5 से लेकर 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। यह 26 जनवरी 1950 से लागू है। ठीक, हम लोग देखेंगे अनुच्छेद नागरिकता संबंधी प्रावधान का 1955 का अधिनियम, 1955 का शासन क्या नाम, नागरिकता संबंधी अधिनियम, नागरिकता अधिकार संबंधी अधिनियम 1955 में लागू हुआ, याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, इसमें क्या बातें कही गई इसको समझिएगा, इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नागरिकता का अर्जन, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें देता है। जन्म से, वंश के आधार पे, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से या किसी क्षेत्र को समाविष्ट के द्वारा। जैसे आज भारत सरकार नेपाल को समाविष्ट कर ले या सम्मिलित कर ले अपने राज्य में, तो सभी नेपाली भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक, जन्म से, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, भारतीय माता पिता के माध्यम से विदेश में, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो अभी भारत का नागरिक माना जाएगा वंश के आधार पे। जैसे मान लीजिए कोई XYZ है, वह भारतीय नागरिक है, उसका A बेटा है, बाहर पैदा हुआ अमेरिका में, माता पिता तो भारत के नागरिक हैं, तो इसलिए A भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, पंजीकरण द्वारा, भारतीय मूल या विवाह के आधार पर कोई व्यक्ति जो है बाहर रह रहा है, वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो पंजीकरण के लिए एक प्रक्रिया होती है, वह एक प्रार्थना पत्र देगा। उस प्रार्थना पत्र पे जो नागरिकता संबंधी अधिकारी होते हैं वह उस पर विचार करते हैं, कुछ समय देते हैं, उस समय के पश्चात उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया जाता है। कोई व्यक्ति लंबे निवास से भारत में रह रहा है और बाद में वह भारत नागरिक बनना चाहता है, तो इस तरह से जन्म से के तहत क्या प्रावधान है। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके पश्चात जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म से समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक, वंश के आधार पे कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992, वंश के आधार पे है कि 26 जनवरी 1950 के
बाद जन्मा हो परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं। कौन नागरिक है? भारत में उसके पिता नागरिक हैं तो उसका पुत्र भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 1904 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। यदि 3 दिसंबर 1904 के बाद कोई व्यक्ति बाहर जन्मता है उसे पंजीकरण कराना अनिवार्य है 1 साल के भीतर। अगर यह नहीं कराता तो उसे उस XYZ व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक। पंजीकरण के आधार पर क्या है? पंजीकरण के तहत केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक पंजीकृत कर सकती है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। कितने वर्ष तक? अगर वह कम से कम 7 वर्ष तक भारत का निवासी हो, आवेदन करने से ठीक पूर्व यदि पंजीकरण के रूप में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक पंजीकरण एप्लीकेशन देने से पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो वह भी आवेदन दे सकता है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, मान लीजिए कोई पुरुष या स्त्री से विवाह करता है बाहर का व्यक्ति और ये पुरुष या स्त्री भारतीय नागरिक हैं, ये विदेशी नागरिक है, तो यह भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का हकदार बन सकता है, लेकिन कम से कम 7 वर्ष तक वह भी भारत में रह चुका हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे वो भी पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं जो बाहर रह रहे हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का न हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु अथवा क्षमता का न हो वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत हों या पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने में साधारणतः निवास कर रहा हो। ठीक। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में OCI जो होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वह 5 वर्ष तक पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हों, वह आवेदन करेंगे तो 12 महीने में साधारण रूप से भारत में निवास कर रहे हो और तब वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूक्षेत्र का निवासी रहा हो। ठीक। ये तो हो गई पंजीकरण। प्राकृतिक रूप से क्या होता है? केंद्र सरकार आवेदन, इसमें भी एक आवेदन पत्र देना होता है। प्राकृतिक रूप में भी केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्न योग्यताएं रखता हो। कौन कौन सी? ऐसे देश से संबंधित नहीं हो, जहां ऐसे क्षेत्र का निवासी न हो जहां प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं बन सकती। जो भारतीय मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो घोषित कर चुके हैं कि हमारे यहाँ के निवासी भारत के नागरिक नहीं बन सकते, तो ऐसे क्षेत्र का निवासी न हो। पहली शर्त। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह नागरिकता लेने के लिए आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता के त्याग दे। मान लीजिए यहाँ का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो पहले यहाँ की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, तभी भारत का नागरिक बनेगा। यदि वह भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो या इससे थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य, तो नागरिकता संबंधी आवेदन में कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। यदि 12
माह की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा है या भारत सरकार की सेवा में है या इससे थोड़ा कम, थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 11 वर्ष तक सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अगर है, वह भारत के सरकार के अधीन किसी सेवा में कार्यरत है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। उसका चरित्र अच्छा हो, वह 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भी भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, कम से कम उसके बोलने में, पढ़ने लिखने में सक्षम हो। साथ ही साथ एक चीज़ और जोड़ा गया है, भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों में एक या सभी दावा हटा सकते हैं यदि व्यक्ति विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति में संबंध हो, तो उसके प्रति भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर वह भारत का नागरिक प्राकृतिक रूप से बन सकता है। अब क्षेत्र समाविष्ट का साधारण सा मतलब है कि भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र को जब भारत का हिस्सा बना लेती है, तो वहाँ के निवासी जो भी होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक, जैसे असम समझौता हुआ था आपका। नागरिकता समाप्ति के कौन कौन से प्रावधान हैं? ऐसे कुछ प्रावधान हैं। 1950 से 87 तक भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्मसिद्ध माना गया। 1987 से 4 में माता पिता या में से कोई नागरिक होना अनिवार्य है। 3 दिसंबर 1904 के बाद क्या हुआ कि माता पिता दोनों नागरिक हों या एक नागरिक हो दूसरा अवैध प्रवासी रहा हो तो भी नागरिकता माना जाएगा। वंश के आधार पर क्या गया? 1950 से 92 तक 1950 से 1992 तक केवल पिता भारत का नागरिक होगा तो उसकी संतानें भारत की नागरिक मानी जाएंगी। 10 दिसंबर 1992 के बाद कहा गया माता पिता में से कोई एक नागरिक होना अनिवार्य है। 3 दिसंबर 2004 के बाद कहा गया जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास जो एम्बेसी होती है वहाँ पंजीकरण अनिवार्य होता है। अगर पंजीकरण नहीं कराएं तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। पंजीकरण के लिए आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। प्राकृतिक रूप से विदेशी नागरिकता त्याग करके ही भारतीय नागरिकता लेगा। कुल 11 वर्ष प्लस 1 वर्ष लगातार 14 वर्षों या भारत में 12 वर्ष तक निवास किया हो, अच्छा चरित्र का हो, 8वीं अनुसूची में किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो। छूट किसको मिलती है इसके तहत? विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या विश्व शांति की सेवा में विशेष सेवा देने वाले व्यक्तियों को यह छूट मिलती है। जैसे असम समझौता वाली बात क्या थी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 में असम में विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के व्यक्ति जो साधारण निवासी थे नागरिक मान लिया गया। जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो बांग्लादेश से 71 में स्वतंत्र होता है, तो उस समय बहुत बड़े मात्रा पे पलायन होता है। तो भारत सरकार कहती है कि 1971 या 72 के बीच जो पलायन है वो सभी को नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 जनवरी 1966 से पूर्व जो आए उन्हीं को नागरिक माना जाएगा। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो असम आए और विदेशी के रूप में पहचाने गए उन्हें पंजीकृत होना पड़ेगा। पंजीकरण के लिए अनिवार्य था पंजीकरण करवाना। 10 वर्षों तक नागरिक के समान सभी अधिकार मिलेंगे किंतु मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। 10 वर्ष बाद ही उनको पूर्ण मताधिकार का अधिकार मिलेगा। नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? 1955 के अधिनियम के तहत 3 प्रकार की विधियां बताई गई नागरिकता समाप्ति की। एक, स्वतः त्याग, कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वतः त्याग दे। पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति जो मतलब एक तरह से दिवालिया या मानसिक विक्षिप्त न हो, वह सामान्य व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। नाबालिग बच्चों की नागरिकता के लिए 18 वर्ष की आयु अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके माता पिता ही उस पर निर्णय लेंगे। बर्खास्त करना, अगर सरकार चाहे किसी की नागरिकता को छीन सकती है।
अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अपवाद युद्ध के दौरान ये बातें लागू नहीं होती। अनिवार्य वंचित करना, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिक की नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। जैसे फर्जी तरीके से कोई नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ हाथ मिला के कार्य कर रहा, मतलब भारत के विरुद्ध कार्य कर रहा है। पंजीकरण प्राकृतिक रूप से 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की कैद की सज़ा हो, कोई अपराध किया हो, कम से कम 2 वर्ष की सज़ा हो तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लगातार बिना बताए भारत से बाहर 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति रहता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक, इस तरह से नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति के प्रावधान किए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा, सिर्फ केंद्रीय नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता। सितंबर 2000 में OCI के संबंध में बात है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक। LM सिंघवी कमेटी गठित की गई। भारतीय उच्च स्तरीय एक समिति थी, दोहरी नागरिकता की सिफारिश की इसने क्या की थी, दोहरी नागरिकता की सिफारिश की थी। इसका मानना था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं भारत से बाहर रहते हैं जो भारत के लिए भी मतलब उपयोगी हैं और विदेश में रह के अपनी तमाम कार्य गतिविधियों को संचालित करते हैं। ठीक, 2003 में कौन है, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक, एक तरह से स्कीम थी। फिर OCI आई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी देश पाक बांग्लादेश को छोड़ के मुख्यतः सभी पे लागू किया गया। बाद में दोनों का विलय कर दिया गया और सिर्फ एक बात कही गई, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक। ठीक, विदेशी नागरिक का भारतीय कार्ड धारक। OCI कार्ड धारकों को क्या पात्रता है और सीमाएं क्या हैं। संविधान लागू होने के समय 1950 नागरिक बनने के लिए अर्हत हो, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे नागरिकों के बच्चे पोते परपोते भारत के नागरिक माने जाएंगे। विदेशी मूल के जीवन साथी कम से कम 2 वर्ष का विवाह प्रमाण पत्र हो। अपवाद भारत और बांग्लादेश को इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। इनकी सीमाएं क्या हैं, इनको क्या नियंत्रण करने के प्रावधान हैं। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्राप्त नहीं होगा, अनुच्छेद 16। ठीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अयोग्यता होती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन सकती। मताधिकार का अधिकार नहीं प्राप्त है। संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक, ये कौन होंगे, OCI को क्या क्या अधिकार नहीं मिला है, अनुच्छेद 16 के तहत। फिर 16 के तहत नहीं मिला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन सकते, मतदान नहीं कर सकते और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकते, संसद या राज्य विधानमंडल का। OCI पंजीकरण का रद्द होना, किसी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पंजीकरण किस तरह से रद्द हो सकता है कि यदि वह धोखाधड़ी करे, भारत सरकार के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार करे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान का अनादर करे, संविधान पे गलत टीका टिप्पणी करेगा तो अभी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। शत्रु से संपन्न, मान लीजिए किसी आतंकवादी संगठन से उसका संबंध पाया जाएगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कारावास, कम से कम 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की कारावास प्राप्त किया हो। संप्रभुता को खतरा, भारतीय अखंडता सुरक्षा और आम जनता को अगर खतरा महसूस होगा तो किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। त्रुटिपूर्ण विवाह, मतलब फर्जी विवाह करके अगर नागरिक बना है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, निष्कर्ष यह है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में उपस्थित व्यक्ति कौन कौन से नागरिक, जन्म से, वंश से, पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र सम्मिलित करके।
ओसीआई आर्थिक शैक्षणिक अधिकार प्राप्त, राजनीतिक अधिकार इनके शून्य होते हैं। विदेशी कौन कौन से हैं, ये व्यक्ति के दायरे में जो आते हैं, तो विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु और अवैध प्रवासी। ठीक, इस तरह यह वर्गीकरण भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित करता है। जो भी प्रावधान है या जो भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित सभी बातों पे चर्चा की गई। आप अनुच्छेद और 1955 के शासन अधिनियम की मुख्य बातों को हमेशा ध्यान में रखिए, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार पे चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।